कि डिफॉल्ट करना क्या होता है या दिवालिया निकलना, दिवालियापन का शिकार हो जाने से क्या मुराद है। मुल्क डिफॉल्ट करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार होने जा रहा है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक डिफॉल्ट करते हैं, कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों, मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आजकल एक सवाल जो हर पाकिस्तानी की ज़बान पर है, यानी ज़बान ज़द-ए-आम है, वो ये है कि क्या मुल्क डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है, क्या पाकिस्तान दिवालियापन का शिकार होने जा रहा है। तो आज आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने जा रहा है या पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट का ख़तरा है। लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि डिफ़ॉल्ट करना क्या होता है या दिवालिया निकलना, दिवालियापन का शिकार हो जाने से क्या मुराद है। जब मैंने लफ्ज़ दिवालिया का माखज़ देखा मेरे सादा से पाकिस्तानियों, तो मुझे मालूम हुआ कि तकरीबन 2 सदी कबल जब बर्रे सग़ीर पाको हिंद के अंदर मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख ये सब इकट्ठे रहते थे, तो उन दिनों दुकानदार अपनी दुकान को ताला लगाकर जब ताक में बाहर दिए रख देता था, दिए रोशन कर देता था, तो इसका मतलब ये होता था कि इस दुकानदार का दिवालिया निकल गया है। उस वक्त लफ्ज़ दिवालिया नहीं था, बल्कि कहते थे दुआला। दुआला, दाल वे अलिफ लाम अलिफ ला, दुआला। ये दाल वे अलिफ दवा से मुराद है दीवा। दीवा पंजाबी में भी हम कहते हैं दिया, और आला का मतलब है ताक, यानी ताक में रखा हुआ दिया। जब कोई दुकानदार घाटा खाता था, उसको खसारा होता था और वो इस काबिल नहीं रहता था कि कर्ज देने वालों का कर्जा चुका सके, तो वो अपनी दुकान को ताला लगा के बाहर मौजूद ताक के अंदर 2 दिए रख देता था, जिसका मतलब ये होता था कि अब इस दुकानदार के पास आकर आप कर्ज लेने की, यानी जो आपने पैसे दे रखे थे वापस लेने की जहमत ना करें। अब उसके पास ये सकत मौजूद नहीं है, वो खसारे में है, वो घाटे में है। तो ये है दिवालिया का माखज़। अब डिफ़ॉल्ट करना, जब कोई इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट करता है तो कैसे करता है, और जब कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट करता है तो इससे क्या मुराद होता है। एक इंडिविजुअल का डिफ़ॉल्ट करने से मुराद ये है कि आपने किसी से पैसे लिए हुए थे ताकि आप अपना सिलसिला कार चला सकें, कारोबारी ज़िंदगी चला सकें, लेकिन आपने वो जो पैसे लिए और उसको ये कहा, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बैंक से कुछ पैसे लिए और मैंने कहा कि मैंने एक गाड़ी ख़रीदनी है क्योंकि मेरी ज़रूरत है एक गाड़ी लेने की। वो गाड़ी ख़रीदने के लिए बैंक ने मुझे उस गाड़ी की मालियत दे दी, पैसे दे दिए, और मुझे बैंक ने ये कहा, जो भी मेरा बैंक के साथ तय हुआ कि 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में या 10 साल में ये रकम चुका दूंगा। वैसे आजकल तो ये जो कार मॉर्गेज है इस पर तो 3 साल की फाइनेंसिंग अब आपको दी जा रही है और बड़ी सख्त शराइत कर दी हैं। लेकिन अगर बैंक, फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि 5 या 10 साल की शराइत तय कर लेता है कि हर महीने आपको इंस्टॉलमेंट की मद में इतने पैसे देने होंगे और आपका ये जो इंस्टॉलमेंट प्लान है वो 5 या 10 साल के ऊपर मुहित होगा। अब पहले 6 महीने तो मैं बैंक को पैसे बड़े तवातुर से देता हूँ, लेकिन जैसे जैसे 7वां, 8वां, 9वां, 10वां महीना आता है तो मैं कुछ इंस्टॉलमेंट्स मिस कर जाता हूँ। जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट्स मिस करता हूँ, मुझे बैंक की तरफ से फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, मुझसे पूछते हैं कि भाई साहब आपने इंस्टॉलमेंट देनी थी, जो डेडलाइन है वो गुजर गई है और काफ़ी अरसे से आप ऐसे ही कर रहे हैं, क्या वजह है, आइए इजहार वजूह का नोटिस भेजते हैं। मुझे वजह बतानी है, अगर नाकाबिल या नाकाफ़ी है, मैं उनको मुतमईन नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली फिर बैंक क्या करेगा कि आपकी उस गाड़ी को सबसे पहले तो वो प्लेज कर लेगा, वो सबसे पहले उसको कॉन्फिस्केट करेगा। अगर आप बैंक की गिरफ्त में नहीं आ रहे हैं तो वो कुछ ऐसे लोगों को आपके पीछे लगा देगा जिनको उन्होंने हायर किया हुआ इसीलिए कि वो ज़ब्तगी करते हैं। वो आपकी गाड़ी को अपने पास रखेंगे, यानी आपका जो एसेट था उन्होंने रख लिया है, और उसको बेचेंगे और अपने पैसे पूरे कर लेंगे। ठीक इसी तरह से जब कोई कंट्रीज़ डिफ़ॉल्ट करती हैं तो मुल्कों को अपना निज़ाम चलाने के लिए, अपने मुल्क का इंतज़ाम चलाने से मुराद ये है कि ऑब्वियसली वहाँ तरक्याती मंसूबे लगाने होंगे, वहाँ डिफरेंट प्रोजेक्ट्स करने होंगे, महकमे खड़े करने होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होगा ताकि वो चलें, लोगों को रोज़गार मिले, मुल्क तरक्की करे। अब ये करने के लिए किसी भी मुल्क को पैसे चाहिए होते हैं। अब मुल्क पैसे किससे लेता है, वो इंटरनेशनल, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो डेवलप्ड कंट्रीज़ से, जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं जैसे IMF है, वर्ल्ड बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक है, या तो कमर्शियल लोन्स लेते हैं या फिर इंटरनेशनल क्रेडिटर से आप कुछ पैसे ले लेते हैं आसान शराइत के ऊपर, कम शरह सूद के ऊपर। जो कमर्शियल लोन्स होते हैं वो ज़्यादा शरह सूद के ऊपर मिलते हैं, तो आप ये पैसे ले लेते हैं और आप ये कहते हैं कि आप ये रकम इतने अरसे के अंदर उसको चुका देंगे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस डिफाइंड हो जाती हैं, वैसे ही जैसे एक इंडिविजुअल की हुई थी, लेकिन उन टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक आप वो पैसे चुका नहीं पाते हैं, बल्कि आपने जो इदारे खड़े किए होते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया होता है, वो भी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा होता, प्रॉफिटेबल नहीं होता, वो खसारे में जा रहा होता है।
आपके पास इतने पैसे नहीं बचते हैं, इतनी रकम नहीं होती है कि आप जो जो क्रेडिटर था आपका, आपको पैसे देने वाला था, आप उसको विद इन द गिवन टाइमलाइन वो चुका सकें। तो क्या होता है अल्टीमेटली, मुल्क जैसे एक इंडिविजुअल की कार जब्त कर ली थी, मेरी कार जब्त कर ली थी बैंक ने, तो क्या होगा अगर मैं डिफॉल्ट करूंगा, मेरे पास पैसे नहीं होंगे, मैं हाथ खड़े कर दूंगा, सरेंडर कर दूंगा, हैंड्स अप होगा, तो क्या होगा फिर मेरे मुल्क के जो इदारे हैं, जो मेरे मुल्क के असासे हैं, एसेट्स हमने बनाए थे, वो जब्त कर लिए जाएंगे, वो बेचने की तरफ जाएंगे। वो बेचकर कोई भी क्रेडिटर ये चाहेगा या मुल्क ये चाहेगा कि वो अपने पैसे पूरे कर ले, यानी इसकी एक हैवी कॉस्ट है। अच्छा, अब पाकिस्तान डिफॉल्ट करने जा रहा है या नहीं करने जा रहा, मैं इसकी तरफ आता हूं, लेकिन उससे पहले एक और इंटरेस्टिंग पहलू मैं आपके सामने रखूं कि ये डिफॉल्ट करना कोई ऐसी अनकॉमन बात नहीं है। दुनिया के बड़े बड़े ममालिक डिफॉल्ट करते हैं, कर चुके हैं। किस किस ने कब डिफॉल्ट किया है मैं ज़रा क्विकली आपके सामने रखूं। वेनेजुएला 2013 में डिफॉल्ट किया, ग्रीस 2015 में डिफॉल्ट किया, एक्वाडोर 2008 में डिफॉल्ट किया, अर्जेंटीना 2001 में डिफॉल्ट किया, रशिया 1998 में डिफॉल्ट किया, मेक्सिको 1994 में डिफॉल्ट किया, इसी तरह से फ्रांस 1958 में डिफॉल्ट किया, इजिप्ट 1880 में इसका दिवालिया निकला, और स्पेन तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों 15 बार डिफॉल्ट कर चुका है सिंस 1939। 1939 से लेकर अब तक स्पेन को 15 बार डिफॉल्ट कर चुका है। यानी इसका मतलब यह है कि इतने बड़े बड़े ममालिक अगर डिफॉल्ट करते हैं तो ये पाकिस्तान के लिए कोई अचंभे की या कोई बहुत खौफनाक बात तो नहीं होगी कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। अब अगर आप डिफॉल्ट करते हैं और ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज डिफॉल्ट किए हैं तो डिफॉल्ट करने के नुकसानात क्या होते हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो ये कि आपकी जो लोकल करेंसी है वो डिप्रिशिएट करती है, वो इतनी नीचे आ जाती है, इतनी नीचे आ जाती है, और जो इंटरनेशनल करेंसी है आपकी, फॉर एग्जांपल डॉलर है, वो एप्रिशिएट करता है, एलिवेट करता है, बहुत ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये है कि आपके रुपए की तो बेकदरी हो गई। आप से लोग जो चीज़ें खरीदेंगे, जाहिर है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, बड़े बड़े मालिक, अगर आपके पास कोई चीज़ें प्रोड्यूस हो रही हैं तो वहाँ से उठाना शुरू कर देंगे। लोकल जो आपका मैन्युफैक्चरर है उसका भी कबाड़ा निकल जाएगा। आप बहुत ही यानी कोड़ियों के भाव चीज़ दे रहे होंगे, इसका आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप बहुत सस्ते हो जाएंगे, चीप हो जाएंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे, हो सकता है कोई टूरिज्म बढ़े, बाहर से लोग आपके पास आना शुरू हो जाएं, यहाँ से लोग कुछ चीज़ें खरीदना शुरू हो जाएंगे। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों हैं। उसके अलावा अनसर्टेनिटी इतनी बढ़ जाएगी, लोगों के पास खाने को पैसा नहीं होगा कि आपको सड़कों के ऊपर लोग आपस में लड़ते झगड़ते, डकैतियां करते हुए, चोरियां करते हुए मालूम होंगे। यानी लोगों की जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वही नहीं पूरी हो पा रही होगी। फिर जो ब्लेस्ड क्लास होती है, अशराफिया होती है, ऑब्वियसली वो भी आहिस्ता 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 डिक्लाइन की तरफ जाएगी। जो लोअर क्लास है, जो बिल्कुल लोअर इनकम ब्रैकेट है, उसका तो कबाड़ा ही हो गया, मिडिल क्लास का तो कबाड़ा हो गया, लेकिन अशराफिया भी आहिस्ता आहिस्ता उसका असर महसूस करने जाएगी। यानी एक जो पब्लिक है, आम जनता है, उसका जो मयार ज़िंदगी है वो भी बहुत पुअर हो जाएगा, और अल्टीमेटली एज अ नेशन, एज अ कंट्री हमारा मयार ज़िंदगी बहुत पुअर हो जाएगा। फिर ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी होती हैं। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी, गैर यकीनियत बढ़ेगी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बढ़ेगी तो आम आदमी की ज़िंदगियों के अंदर भी इंस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाएगी, और फिर हमारी जो नेशनल सॉवरेनिटी है, सालमियत है, वो ख़तरे में पड़ जाएगी। और फिर लोग ये कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर एसेट्स का क्या बनेगा। ऑब्वियसली देयर इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। अच्छा, अब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है या नहीं कर सकता? इस वक्त हमारी माशी हालत क्या बता रही है? देखिए, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, यानी हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं इस वक्त, प्रिंसिपली हमारे पास 3 महीने के पैसे होने चाहिए कि हम बाहर से कुछ चीज़ें खरीद सकें, इंपोर्ट्स कर सकें। 3 महीने के होने चाहिए, लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास तकरीबन 1-1.5 माह के पैसे पड़े हुए हैं। $9 बिलियन से कुछ कम, तकरीबन $8 बिलियन की रकम पड़ी हुई है। स्टेट बैंक ये क्लेम कर रहा है कि हम डिफ़ॉल्ट इसलिए नहीं कर सकते कि हमारे पास डेट सर्विसिंग यानी कर्ज उतारने के पैसे भी हैं और इंपोर्ट्स करने के पैसे भी हैं। अब जब वो डेट सर्विसिंग की बात करते हैं तो एक तो है एक्सटर्नल डेट, एक है लोकल डेट। जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं तो ना सिर्फ ये कि एक्सटर्नल डेट बहुत ऊपर चला जाता है क्योंकि आपकी करेंसी डिप्रिशिएट करती है, बल्कि लोकल डेट भी बहुत बढ़ जाता है। गैर मुल्की भी और मकामी मुल्की कर्जा भी बहुत बढ़ जाता है, लोकल बैंक से लिया हुआ, सेंट्रल बैंक से लिया हुआ। स्टेट बैंक ये कह रहा है कि दिस पॉइंट इन टाइम आपके पास इतने पैसे हैं कि आप डेट सर्विसिंग कर सकते हैं, आप इंपोर्ट्स कर सकते हैं, ऑल्दो कम है लेकिन कर सकते हैं। इस वक्त हमारे पास जो पैसे पड़े हुए हैं रिजर्व्स के अंदर,
उसमें चाइना के दिए हुए पैसे हैं, उसमें सऊदी अरब के दिए हुए पैसे हैं, उसमें IMF के दिए हुए पैसे हैं, वर्ल्ड बैंक के दिए हुए पैसे हैं। अब ये जो नौयत है इन पैसों की, आपको पता है जो जो आपके ब्रदर कंट्रीज़ हैं, वो सिंपैथी के अंदर आपको पैसे देते हैं, हमदर्दी के तौर पर भी दे देते हैं कि ठीक है यार, इनका मामला नहीं चल रहा है, इनको दे दें। रिसेंटली चाइना ने रोल ओवर दिया है तकरीबन $2.35 बिलियन का। जो पैसे लिए हुए थे, हमने उनसे कहा कि आप इसको एक्सटेंड कर दें, उन्होंने कहा ठीक है, हम रोल ओवर कर देते हैं। सऊदी अरब ने भी आपको डेफर्ड पेमेंट्स के ऊपर जो एग्रीमेंट किया हुआ था, उन्होंने भी आपको रोल ओवर दिया है। उसके अलावा IMF के साथ आपका स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है। अब स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद ये कभी इम्कानात हैं, आर्मी चीफ ने भी राब्ता किया है वेंडी शर्मैन से, जो डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट हैं। अब ये खबर आ रही है कि शहबाज शरीफ साहब की रजामंदी से किया है। बारकैफ 3rd वीक ऑफ दिस मंथ यानी अगस्त में आपका जो बोर्ड की मीटिंग है IMF की, वो भी होने जा रही है, जिसके बाद कभी इम्कान है कि $1.2 बिलियन तो हमें वहाँ से भी आ जाएंगे। जब IMF का हमें एक क्वेश्चन मिल जाएगा और फिर रोल ओवर ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो जो इंटरनेशनल क्रेडिटर्स हैं उनका एतमाद हम पर होगा कि ये मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा, इसके पीछे आके IMF जैसा इदारा खड़ा हो जाएगा, तो कोई ख़तरे वाली बात नहीं है। तो इस वक्त की स्टोरी ऑल्दो बहुत ग्रिम पिक्चर है, क्लिम्जी पिक्चर है हमारी इकोनॉमी की। रुपी डिप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन बावजूद इसके हम डिफ़ॉल्ट के दहाने पर नहीं हैं। एज एन इंडिविजुअल हमें क्या करने की ज़रूरत है और एज ए कंट्री हमें क्या करने की ज़रूरत है? हमें अपनी एक्सपोर्ट्स को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर नहीं कर सकते, इस वक्त हमारे पास इतने पैसे नहीं है, वसाइल नहीं है, तो हमें से नो टू इम्पोर्ट्स करना पड़ेगा। हमें जो इम्पोर्टेड आइटम्स हैं उसका बॉयकॉट करना पड़ेगा। गैर मुल्की मसनूआत का बॉयकॉट करें, क्योंकि गैर मुल्की मसनूआत करने में बहुत ज़रा मुबादला चला जाता है, डॉलर्स में आती हैं, डॉलर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं नहीं। इंडिविजुअली भी अगर आप ग्रॉसरी करते हैं, इंपोर्टेड आइटम्स लेते हैं, तो मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आपके लिए भी और आपके मुल्क के लिए भी बेहतर है कि आप उसका बॉयकॉट करें। सेकेंडली ये है कि डॉलर ने अभी ऊपर जाना है, रुपी डिप्रिसिएशन होनी है। अगर आपके पास लोकल करेंसी है तो आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू, बेनिफिशियल फॉर यू। दूसरा ये है कि जब आप डिफ़ॉल्ट करते हैं, आपके फॉरेक्स रिजर्व्स जो हैं उसको बहुत धचका पड़ता है, ठीक है, बहुत ऊपर जाएंगे। आप अगर अपने पैसों को सोने में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप उसको सोने में कन्वर्ट कर लें। डॉलर ऊपर जाना है, अगर आप उसको डॉलर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो आप डॉलर्स में कन्वर्ट कर लें। अल्टीमेटली अगर मुल्क दिवालिया हो भी जाए, इन केस, वैसे तो नहीं होगा, इंशाल्लाह नहीं होगा, सूरत हाल बता रही है कि नहीं होगा, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट कर भी जाए तो हमारे पास बहुत सारे कंट्रीज़ की एग्जांपल्स हैं जिन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। मेरा तो ख्याल है, वैसे हमें कड़वा घूंट पी लेना चाहिए, एक दफ़ा ज़रा डिफ़ॉल्ट कर लेना चाहिए, ताकि इस वक्त जो हमारे अल्ले तल्ले हैं, अयाशियाँ हैं, जो बेधड़क बिला झिझक हम पैसे सर्व करते हैं, कम से कम कुछ तो कट्स आएँ। हमारी इकॉनमी कम से कम उसको डॉक्यूमेंट तो कर लिया जाए, जो उसमें करेक्टिव रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कम से कम वो तो कर लिया जाए, क्योंकि ऐसे तो हम समझने के और संभलने के नहीं हैं, इसको एक झटके की ज़रूरत है। तो इन आइदर केस झटका लगता है तो भी बेनिफिशरी होगा इंशाल्लाह, और अगर नहीं लगता तो अल्लाह ताला बचा लेता है, तो फिर भी हमें होश के नाखून लेने पड़ेंगे। अपने लड़ाई झगड़े, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, अनसर्टेनिटी को कम करके मुल्क के लिए सोचना होगा। तो आई होप कि इस वीडियो में जो हमने कहने की कोशिश की, एजुकेट करने की कोशिश की, आप तक ये बात पहुंची होगी। मुझे रेहान तारिक को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।